चैनल माई सेल्फ सी ए जोशी कुमार। फर्स्ट थिंग, आपके पूरे कमेंट्स में देख रहा हूँ और सब वीडियोस में बना दूंगा। ये वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गार। गार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एवरी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही चाहे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम कौन सा मई 2024 में एक क्वेश्चन आया, नवंबर 2024 में क्वेश्चन आया, उसके बाद में मई 2025 में क्वेश्चन आया और सितंबर 2025 में भी क्वेश्चन आया। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। मैं समझाता हूँ। देखो, 2 तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ना ही विल टेल यू टू फाइंड आउट वेदर दैट इज़ ए टैक्स एवेशन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, एक छोटा सा केस सिनेरियो दे देते हैं सब। देखो यहाँ पे सी ही विल गिव यू ए स्मॉल केस सिनेरियो लाइक दिस और पूछता है कि वेदर इट इज़ अ टैक्स प्लानिंग और टैक्स एवेशन। इट्स वेरी सिंपल। 2 मार्क्स का आ जाएगा और 4 मार्क्स। बहुत ईजी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, ये एक लाइन का जो है ना ये पढ़ लेना। अगर ये पढ़ लेना तो यू कैन फिगर इट आउट। जो सी ए फाइनल के लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत ईजिली फिगर आउट करते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इट्स अ बोनस। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ना ये टैक्स अवॉइडेंस में से आता है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस में देयर आर 2 टाइप्स, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हेन यू कॉल इट एज अ टैक्स एवेशन, रिमेंबर व्हेनेवर इट इज़ इलीगल, व्हेनेवर वो जो अरेंजमेंट जो है ना वो इलीगल है, जैसे कि रिकॉर्डिंग बोगस एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर ले रहे हो, सो दैट इज़ इलीगल। तो ऐसा कुछ है तो डायरेक्टली इट इज़ अ टैक्स एवेशन केस। ओके, नो टैक्स प्लानिंग मतलब कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस ऑलरेडी एक्ट में है, जैसे कि तुम्हारा ATC, जैसे कि तुम्हारा सेक्शन 54 एंड 54EC, री इन्वेस्टमेंट करे तो उसका एग्जम्पशन ATC में से इट विल रिड्यूस योर टोटल इनकम। सो दैट्स हाउ यू आर रिड्यूसिंग योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। सो यू आर एक्चुअली डूइंग इट एज पर द एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो उसको बोलेंगे टैक्स प्लानिंग। ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट लगेगा। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट दोनों सिमिलर लगेंगे, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस। टैक्स मैनेजमेंट में ना इफ़ यू आर मैनेजिंग, जैसे कि ROI रिटर्न्स जो है वो टाइम में फाइल कर देना या एडवांस टैक्स टाइम को पेमेंट कर देना, सो यू आर रिड्यूसिंग योर इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पेनाल्टीज, तो उसको बोलेंगे टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, टैक्स प्लानिंग इज दैट यू आर यूजिंग द प्रोविजंस, यू आर यूजिंग द सेक्शंस इन द एक्ट एंड रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी, राइट। नाउ व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत चालाक लोग रहेंगे। ठीक है, सी वो जो अरेंजमेंट है ना दैट इज वो दैट विल मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स, it looks as per the provisions of the act only, but at the same time they find ways around them to lower or eliminate the tax burden. ठीक है, ऐसा कुछ हो गया तो टैक्स अवॉइडेंस आएगा, और जब भी टैक्स अवॉइडेंस आएगा सो देयर दीज टू कम, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आएगा और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ओके, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल? बिफोर कंप्लीटिंग, ऐसा इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। इफ़ यू गो डाउन यू कैन फाइंड दोज क्वेश्चंस एंड प्लीज़ डू दोज क्वेश्चंस इमीडिएटली। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। 4 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस करेंगे ना आप, ये फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे ना यू विल बी लाइक, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बिंदास भाई। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि देयर इज़ एन इशू इन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में आई हैव एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद माय डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, करेक्ट। तो देयर इज़ एन इशू इन दी ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, सो इफ देयर इज़ एन इशू देन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, वो जो 5 मेथड्स हैं। सो वी हैव टू डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस बेस्ड ऑन दोज 5 मेथड्स, राइट। तो उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शंस जो है दे आर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज एन इशू इन ट्रांसफर प्राइस, ठीक है, इसलिए तो वो 5 मेथड्स लेके आए, ठीक है, टू ओवरकम दैट। सो व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आएगा। ठीक है, इन दैट केस यू विल नॉट इन्वोक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, आप इसके पास नहीं जाएंगे। व्हेन ऑलरेडी देयर इज अ सेक्शन अवेलेबल यू विल नॉट गो टू गार। ओके, जैसे कि तुम्हारा 40A and 40A, इफ़ यू डोंट पे TDS you will not get like that exemption, you will get disallowance, right? In case if you are making a payment to resident then 30% of that exemption is disallowed. अगर तुम नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो विदाउट डिडक्टिंग TDS तो 100% will be disallowed. अगर कोई issue relating to this then this particular section will be applicable. Okay, that particular section already existing, correct? तो specific anti avoidance rule बोलेंगे, correct?
अभी वन मोर एग्जाम्पल इज सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA के रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी है। ओके, इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन नो, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सेक्शन 10AA क्या बोलेगा, इफ़ यू आर डूइंग एनी लाइक इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम SEZ देन 100% डिसोलेंस आपको मिलेगा, करेक्ट। तो ये लोग क्या करें, देर आर टू यूनिट्स, वन इज़ एन SEZ यूनिट एंड द अदर वन इज़ एन नॉन SEZ। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो वन इज़ इन SEZ एंड द अदर वन इज़ नॉन SEZ। तो ये लोग नॉन SEZ में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं SEZ यूनिट को। बोथ द यूनिट्स आर हिज ओनली, करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम SEZ यूनिट दे आर मेकिंग सेल्स, दे आर मेकिंग एक्सपोर्ट एंड दे आर क्लेमिंग 100% डिडक्शन। Okay, so this is as per the law only. So as per section 10AA, if you are making any exports then 100% exemption मिलेगा आपको। बट यहाँ पे वो लोग ये बता रहे हैं कि ये जो यूनिट है नॉन SEZ यूनिट में, वहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। तो वो रिड्यूस्ड प्राइजेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने SEZ यूनिट को, और SEZ यूनिट में से मैक्सिमम प्रॉफिट्स बता रहे हैं टू क्लेम एग्जाम्पशन। सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इट इज़ एज पर द एक्ट ओनली, बट दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कोई हो गया तो यहाँ पे लास्ट में पूछता हूँ, यहाँ पे लास्ट में ये क्वेश्चन में देखो, कैन द प्रोविजंस ऑफ गार बी इन्वोक्ड। द आंसर इज़ नो। क्यों, सेक्शन 10AA ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई इशू आ जाता है ना, तो यू विल फर्स्ट अप्लाई सेक्शन 10AA ओनली, यू विल नॉट इन्वोक गार। आप वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट। नाउ गार, व्हाट इज़ जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो, वो जो अग्रीमेंट में एंटर करे ना, दैट इज़ इम्परमिसेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। वैसा अग्रीमेंट में एंटर नहीं करना चाहिए, और एंटर करके तुम दिस टू कंडीशंस टू सेटिस्फाई। वन इज़ यू आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट, यू आर इंक्रीजिंग द रिफंड और रिड्यूसिंग योर टोटल इनकम, रिड्यूसिंग योर टैक्सेस, ठीक है, वैसा आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, जैसा नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मिसयूज और अब्यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच इज़ नॉट ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड फॉर ए बोनाफाइड पर्पज, एंड देन द फोर्थ वन इज लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे देन यू विल इन्वोक गार। समझ में आ रहा। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, तो यू विल गो विद स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल ओनली, यू विल नॉट इन्वोक गार। अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता, देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेक्शन, देन इन दैट केस यू विल इन्वोक गार। समझ में आ गया, इतना इट्स डिफरेंस है। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर, आई विल एक्सप्लेन दिस लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस गार का रिलेटेड, ठीक है। 6th क्वेश्चन, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। So this question, this is the summary of the question. So there is a tax treaty between India and Z9 country. Okay, there is a tax treaty between India and Z9 country. What it says, architectural services or technical services. Fine. अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, if those technical services are provided by a company, then that is taxable. Perfect. Now if the same services are provided by a firm or individual, ठीक है, earlier कंपनी प्रोवाइड कर रहे तो taxable. Now if the same services are provided by a firm or an individual, then उसका फिक्स्ड बेस इंडिया में होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो जो एम्प्लॉयज़ आके वो सर्विसेज दे रहे हैं ना, दे शुड स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 180 डेज। अगर उसका फिक्स्ड बेस इंडिया में नहीं है, या पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज़ लेस देन 180 डेज, और प्रोवाइड कर रहा कौन, फर्म या इंडिविजुअल, देन इन दैट केस वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। देयर इज़ अ लूप होल यार। तो व्हाट दिस फेलो, मिसेस इंक इज़ ए कंपनी, समझो, मिसेस इंक इज़ ए कंपनी इन Z9 कंट्री, और SC प्राइवेट लिमिटेड इज़ एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को होना था टेक्निकल सर्विसेज, तो इट गेव एन ऑफर टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज, तो मिसेस इंक हैज़ टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू इंडियन कंपनी, करेक्ट। तो ये मिसेस इंक क्या करा, ये टैक्स ट्रीटी पढ़ा। अगर मैं कंपनी, अभी ये जो कंपनी है ना, अगर डायरेक्टली मैं सर्विसेज प्रोवाइड करा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। तो वो क्या करा, टैक्स ट्रीटी पढ़ के बोला कि अगर फर्म प्रोवाइड कर रहा है तो दैट बिकम्स एग्जेम्प्ट। तो उसने पार्टनरशिप फर्म खोला Z9 कंट्री में, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म खोल के ही हैज़ प्रोवाइडेड दोज टेक्निकल सर्विसेज, एंड वो जो मैन पावर है ना, ये मैन पावर तो यही कंपनी में से आया, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ स्टे इज़ लेस देन 180 डेज, और इसका कोई फिक्स्ड बेस इंडिया में नहीं है। दिस पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑल्सो इन दी अदर कंट्री, उसका कोई फिक्स बेस इंडिया में नहीं है, एंड द पीरियड ऑफ स्टे इज़ ऑल्सो लेस देन 180 डेज। तो जो भी सर्विसेज ये पार्टनरशिप फर्म ने प्रोवाइड करा, दैट बिकेम एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज वेदर यू कैन इन्वोक गार इन दिस केस, कैन सच अरेंजमेंट बी एग्जामिन्ड अंडर गार, ठीक है। इसका तो कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है ऑब्वियसली। तो गार मतलब यहाँ पे जो अग्रीमेंट, मतलब ये जो अरेंजमेंट है इनका, वो तो इम्परमिसेबल है। इफ़ यू सी, ये पार्टनरशिप फर्म जो क्रिएट करे ना, इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं,
करेक्ट। इसका तो द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ फर्म इज़ एन अब्यूज़ ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, ये ट्रीटी पढ़ के वो लोग फाइंड आउट करें कि हाँ अगर फर्म से प्रोवाइड करे तो देर इज़ एन एग्जाम्पशन, तो इसके वजह से वो लोग पार्टनरशिप फर्म को खोले। तो दिस इज़ एन अब्यूज़ ऑफ ट्रीटी, यस करके आंसर लिखना और लास्ट में बोल देना कि हाँ भाई, हेंस गार में बी इन्वोक टू डिसरिगार्ड द फर्म एंड टैक्स पेमेंट फॉर आर्किटेक्चरल सर्विसेज एज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ओके, ऐसा लिख के आना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, इजी है, बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ इट इज़ रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक सेक्शन, आपको वो सेक्शन के अकॉर्डिंगली आंसर लिख के आना। अगर स्पेसिफिक सेक्शन के रिलेटेड नहीं है देन यू शुड से कि हाँ भाई ये जो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है ना, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम योर गार। इफ़ यू से लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस इज़ वन ऑफ द पॉइंट इन गार, राइट, वो लोग टैक्स बेनिफिट भी आ रहा है और इट इज़ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, सो गार विल बी इन्वोक्ड, ऐसा करके लिख के आना। I hope this video was helpful, and please do like and subscribe and watch even other videos also. Notes will be there in the Telegram channel. See you all. Thank you all so much.